नमस्कार मित्रों। देश में अभी यूजीसी को लेकर ब्राह्मण, दलित, ओबीसी ये लड़ाई चल रही है। दुनिया में लड़ाई चल रही है तेल को लेकर, ताकत को लेकर। ट्रम्प साहब जो है झंडा लिए, फरसा लिए घूम रहे हैं ईरान के खिलाफ, कभी कहीं और वेनेजुएला के खिलाफ। तो लगातार बातचीत उनकी चल रही है। वो कभी भारत से नाराज होते हैं, कभी ईरान से नाराज होते हैं, कभी वेनेजुएला से नाराज होते हैं। वहां लड़ाई चल रही है और फिर भारत में और दुनिया में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम चल रहा है, तेजी से है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अभी भारत में 4 दिनों की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होने वाली है, जिसमें दुनिया भर के एआई को लेकर जो समझदार लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, वो उस पर चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी उसमें शरीक होने वाले हैं। तो मुद्दा यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो दुनिया का भविष्य है, हमारा भविष्य है। और क्या उस भविष्य की तरफ हम देख रहे हैं, या हम बेवजह की बातों में, फिजूल की बातों में उलझे हुए हैं। और जब ब्राह्मणवाद की चर्चा होती है तो असली ब्राह्मणवाद क्या है, एलिटिज्म क्या है, कौन सा ग्रुप है जो सो कॉल्ड ब्राह्मणवाद को आगे चला रहा है। ब्राह्मणवाद में जाति धर्म के हिसाब से नहीं देख रहा, समाज में, दुनिया में वो क्या ब्राह्मणवाद है जिससे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। असल क्या उससे लड़ाई के लिए तैयार है, क्या वो लड़ाई लड़ने में हम काबिल हैं, कामयाब हो सकते हैं। इस सब पर चर्चा करेंगे हमारे परम ब्राह्मण मित्र नीरज वाजपेयी जी, जो हमारे खास कार्यक्रम में बिजनेस बॉलीवुड एंड वाजपेयी में। मैं उनको ब्राह्मण इसलिए नहीं कह रहा कि वो वाजपेयी हैं, ब्राह्मण इसलिए क्योंकि उनकी जो ताकत है ना दिमाग की और अर्थ की, वो उनको एलीट ब्राह्मण बनाती। तो हमारे परशुराम हैं नीरज जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर ब्राह्मण जो है दरिद्र नारायण होते हैं, भिक्षा उक्षा लेते रहते हैं। वो सिर्फ पढ़ लिख लेते हैं, बाकी बहुत गुस्सा आता है तो कभी कभी परशुराम बनते हैं। लेकिन वो कहानियां पुरानी होगी सर कि एक दरिद्र ब्राह्मण था। अब जो है ना, दरिद्रता ब्राह्मण से दूर है, ब्राह्मण एक नया समाज बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, ब्राह्मण एक टाइटल है। अब वो उस टाइटल में हर तरह के लोग शामिल हैं, बहुत तरीके के लोग ब्राह्मण में शामिल हैं। ब्राह्मण को आप एक कॉन्सेप्ट समझिए, उसको किसी सरनेम से जोड़ के आप देखेंगे तो आप फिर गलत पड़ेंगे, फिर लड़ाई हार जाएंगे आप। वो एक कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट में हर व्यक्ति एंट्री चाहता है, हर व्यक्ति एंट्री कर रहा है, और इसीलिए उसकी लड़ाई बहुत व्यापक हो चुकी है। उसको भारत के संदर्भ में देखिए, पूरी दुनिया में देखिए। तो आपकी ब्राह्मणवाद का ये एक बहुत बड़ा जलसा आपके यहाँ होने वाला है, जिसका आपने जिक्र किया दिल्ली में। उसमें दुनिया के सबसे बड़े ब्राह्मण आएंगे, सारे बड़े ब्राह्मण आ रहे हैं। अब मेरे को समझ नहीं आता उनके ऊपर यूजीसी के नियम कैसे लगाएंगे आप लोग, लगाइए, क्योंकि असली ब्राह्मण तो वही है। तो मेरा पॉइंट ये है कि बहुत सीरियस चर्चा ये हम लोग यहाँ कर रहे हैं, तो लोगों को बहुत गंभीर से सुनना चाहिए। और हम लोग मुस्कुरा के इसलिए करते हैं कि लाइट बनी रहे, थोड़ी लोगों को समझ में आए, वरना बहुत बोरिंग टॉपिक समझ में नहीं है। मुद्दा बहुत गंभीर है और ये जो लड़ाई हम यहाँ पर लड़ रहे हैं उससे बहुत अलग लेवल पर है। एग्जैक्टली, बहुत अलग लेवल पे है। देखिए, जो ब्राह्मणवाद से आपने शब्द से शुरू की तो उसी को समझते हैं। ब्राह्मणवाद क्या है? आप 1000 साल, 2000 साल, 10,000 साल कहीं से भी आप गौर से गंभीर कर से देखें तो जो रिसोर्स पे जिसका कब्जा था या ज्यादा ताकतवर थे इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक लाइफ, वो क्यों ताकतवर थे? नॉलेज से, ज्ञान से। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। कोई बिना पढ़े लिखे, बिना समझदार हुए, बिना चीजों को समझे आप बहुत ताकतवर हो नहीं सकते। केवल तलवार के दम पे आप ताकतवर नहीं होते, ज्ञान से होते ना। ये एक सर्वमान्य एक्सेप्टेबल तथ्य है, इसको रिफ्यूट नहीं कर सकते। अब ज्ञान क्या है? इवन जो लोग तलवार से लड़ते हैं उनके एडवाइजर भी ज्ञान वाले होते हैं। होना ही पड़ेगा आपको। और ज्ञान क्या है सर? ज्ञान सूचना है, सिर्फ ज्ञान इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का बंच ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉलेज। तो जिसके पास जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो उतना ज्यादा ज्ञानी है। ज्ञानी से गुणी होना बहुत कठिन कार्य है। वो तो केवल संत महात्मा होते हैं जो हिमालय में रहते हैं, लेकिन जनरली आदमी ज्ञानी होता है क्योंकि उसके पास सूचनाएं बहुत होती हैं और पहले होती हैं कि आपके पास पहले से पहले वो सूचना, तो इसलिए आप बहुत नॉलेजेबल और बहुत तेज तर्रार हैं। 4 किताबें पढ़ के रट के आप आईएएस बन गए तो आपने ज्यादा सूचना इकट्ठा कर ली।
जी। आप जल्दी बन गए, बाकी नहीं पढ़ पाया या किसी वजह से उसको नहीं मौका मिला तो पीछे रह गया। तो इस पूरी लड़ाई में जब आप सूचनाओं के से लबरेज होकर के कर रहे हैं, तो आप एक पायदान ऊपर चले जाते हैं। इस लड़ाई में मुझे लगता है जो अपने देश में ये एक समय चल रहा है, इससे थोड़ा आगे बढ़ के लोगों को देखना चाहिए कि दुनिया के जो सबसे बड़े ब्राह्मण और एलीट हैं, वो कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया को ड्राइव कर रही हैं। जैसे मेटा है, जैसे एंथ्रोपिक है, जैसे टेस्ला है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है। ये सालों साल से पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं, किसी का ध्यान उधर नहीं जाता कि उधर यूजीसी का नियम लगाया जाए। सबसे बड़े ब्राह्मण हैं। एलन मस्क ने कार बनाते थे वो, और उन्होंने कहा नहीं मुझे ट्विटर खरीदना, उसका नाम एक्स कर दिया उन्होंने। ट्विटर पूरी दुनिया का नैरेटिव सेट कर रहा है। तो वो है असली ब्राह्मणिज्म, उससे लड़िए। और उससे लड़ने के लिए ट्रंप को या एलन मस्क को गाली देने से वो लड़ाई नहीं जीत पाएंगे आप। उसको सीखिए कि उन्होंने जो काम किया है, जो नॉलेज के आधार पर उन्होंने एक चीज बनाई है, वो क्या है। असली लड़ाई वो है। और पूरे भारत में अगर वो पूरे दुनिया के संदर्भ में अगर आप देखें, तो भारत वो लड़ाई उन ब्राह्मणों के खिलाफ लड़ रहा है जिससे आपको जीतना है या आपको कम से कम उसके बराबर पहुंचना है। उस तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं है, हम तो दूसरी लड़ाई में लगे हुए हैं। वो है रियल फाइट। और पिछले हफ्ते उसका एक छोटा सा नमूना हमने देखा कि आपके यहाँ के जो ब्राह्मण वर्ग है, मैं इसको मेटाफर में यूज कर रहा हूँ, कोई इंडिविजुअल ना ले इसको समझने के लिए, खाली कि आपके यहाँ का की जो ब्राह्मण कंपनियां वो आईटी कंपनियां थी, और उन्होंने 20-30 साल तक इस देश की बहुत मदद की है। उन्होंने रोजगार क्रिएट किए, उन्होंने भारत को एक विश्व परिदृश्य में एक आईटी के रूप में स्थापित किया, रफ्तार दी, वेल्थ क्रिएशन दिया, डॉलर दिए आपको, लाखों लोगों को रोजगारी दी, कैंपस प्लेसमेंट सबसे बड़ा उन्हीं का होता था। तो वो एक तरीके से नॉलेज इंफॉर्मेशन वाली कंपनियां थी। अब उससे बड़ी एक चीज बाहर हो रही, तो इनका पूरा बिजनेस मॉडल हिल गया है। तो हमें उस लड़ाई पे ध्यान देना चाहिए, ज्यादा फोकस करना चाहिए, रादर की जो अभी अपने यहाँ जो चल रहा है ये फालतू की लड़ाई है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आप और पीछे चले जाएंगे 200 साल। ये लिख लीजिए आप, क्योंकि रियल लड़ाई पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसको छोड़ दीजिए लड़ाई को, ये तो लोग लड़ते रहेंगे। मैं इसको ऐसे भी देखता हूँ, हो सकता है जिस रियल लड़ाई का आप चर्चा कर रहे हो, उस रियल लड़ाई पर कुछ लोगों का ध्यान नहीं जाए, इसलिए भी हो सकता है ये सब चल रहा हो। लेकिन गंभीर मुद्दा मैं ये कह रहा हूँ कि जो असली लड़ाई है उस पर हम कहाँ खड़े हैं? उस पर हम बहुत पीछे हैं विजय जी। उस लड़ाई में हम बहुत पीछे हैं, और उसमें हम सब जिम्मेदार हैं। उसमें सरकार जिम्मेदार है, उसमें कंपनियां जिम्मेदार है, उसमें आम आदमी भी जिम्मेदार है। ये एकदम स्वीकार करना चाहिए। हम सब लोग उसके दोषी हैं कि हम उस लड़ाई में बहुत पीछे खड़े हैं। क्योंकि ये लड़ाई दरअसल 2018-19 से बहुत तेज शुरू हुई थी। लेकिन हम लोग हमेशा ना कि पहले नई चीज का विरोध करते हैं, उसको तो पहले सेंटेंस में खत्म करो, कुछ नहीं है। बहुत देर बाद हमको ज्ञान होता है कि हाँ ये कुछ चीज है, तो हम रिकॉग्नाइज करना शुरू करते हैं। तो अभी हम रिकॉग्निशन के मोड में आए हैं, अभी भी हम आधे डिनाइल मोड में हैं। तो कोविड के बाद से वो लड़ाई बहुत इंटेंसिफाई हो गई है, और वो लड़ाई पूरी दुनिया को बदलने वाली है। हमारी आपकी जिंदगी में ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसको वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लड़ाई बदल ना दे, और डेली बेसिस पे वो बदल रही है। वो आपके रोजगार में बदल रही है, वो आपकी प्रोडक्टिविटी बदल रही है, वो आपके काम करने के तरीके बदल रही है, वो आपके सोचने के तरीके बदल रही है। तो जब इतना कुछ बदल रहा है, जो मैं कह सकता हूँ 1960 का जो यूएस का इंडस्ट्रियलाइजेशन था, उससे बड़ा रेवोल्यूशन है। और उसके नजारे आप लगातार देख रहे हैं, फिर भी हम चेत नहीं रहे हैं, हम सो रहे हैं। एज ए कंट्री हम सो रहे हैं। अब हम धीरे धीरे जागना शुरू हुए हैं। तो मैं तो थैंक्स करूंगा उन छोटे छोटे स्टार्टअप्स वाले लोगों का, जिन्होंने कुछ कुछ छोटे मोटे अपने लेवल पे काम शुरू किया है। लेकिन जो बड़ी आईटी कंपनी बहुत दिनों तक या स्टिल अभी भी वो डिनाइल मोड में है, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक राइटर है ऑल्विन टॉफलर, उनको मैं पढ़ रहा था, उन्होंने 80s में किताबें लिखी है, 3 किताब जनरेशन को लेकर, और वो 80s में लिख रहे हैं ये सब। उन्होंने भले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये पावर जो है, इंटेलिजेंस इज पावर। करेक्ट। और उन्होंने कहा पूरी दुनिया जिस रफ्तार से बदलेगी शायद आपको पता नहीं चलेगा। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जो अगली सदी आ रही है, मतलब जिस सदी में हम आज चल रहे हैं, उसमें केवल स्पेशलिस्ट जो एक्सपर्ट्स है किसी सब्जेक्ट,
वो ही सरवाइव कर सकते हैं। मीडियोकर्स के सर्वाइवल का जमाना खत्म हो रहा है। तो एआई जो है वो मीडियोकर को खत्म कर रही है ना एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल Expertise, 100%। वो तो सुपर एक्सपर्टीज पर आ गए हम लोग, तो सुपर इंटेलिजेंस पर। सुपर इंटेलिजेंस पे आ रहे हैं और अभी आप एआई की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके आगे बताऊंगा उससे भी गंभीर चुनौती जो आपके सामने खड़ी है। तो एआई में दरअसल हम लोग ये बात इसलिए कर रहे हैं कि पिछले हफ्ते 3-4 बड़ी घटनाएं हुई जो लोगों को केवल सनद करा दूं, मालूम शायद होंगी या नहीं मालूम होगी तो सुन लें। अभी आपने देखा होगा कि एक दिन अचानक स्टॉक मार्केट में आईटी कंपनी में बड़ी जोर की गिरावट आई। लोगों को लगा यार सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा था, ये अचानक से टीसीएस, इन्फोसिस, इनके शेयर में क्यों इतनी बड़ी गिरावट आने लगी। एक एक दिन में 5-5, 6-6% बड़े दिग्गज अल्ट्रा कैप स्टॉक गिरने लगे। वो इसलिए गिरे क्योंकि यूएस की एक छोटी सी कंपनी है जिसका नाम है एंथ्रोपिक, जिसका मतलब छोटी क्या, अपने यहाँ की तो सबसे बड़ी कंपनी से भी बड़ी है वो, लेकिन वहां के हिसाब से बहुत छोटी है। उसने एक ऐसा मॉडल बनाया है जिससे आप बड़े बड़े लीगल कॉन्ट्रैक्ट को अपने आप जो एआई प्रॉम्प्ट है उससे कर लेंगे। उसने एक मॉडल ही बना दिया और वो मॉडल आपके लिए, आपको उसका नाम ही है क्लाउड वर्क, वो आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। आपको किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। अब मोटे तौर पर इसको समझिए, हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट है और एक ग्राहक है। एक ने प्रोडक्ट बनाया, आप सपोज एक उदाहरण लेते हैं, एक मोबाइल फोन है, तो एक मोबाइल फोन बना और आप उसके यूजर हैं। उसके बीच में हम एक है मैकेनिक, जिसको आजकल प्लम्बर कहा जा रहा है। मैं तो बहुत पहले से कहता हूँ हमारी आईटी कंपनियां प्लम्बर कंपनियां हैं। अब हमारा रोल ये है कि हम इन दोनों के बीच में प्रोजेक्ट डेवलपर हैं कि साहब आपने कुछ बनाया, आप यूज करें, हम आपके लिए काम करेंगे जी। और उसकी बिलिंग कैसे होती थी, मैन के आधार पर। हमने 10 आदमी आपके प्रोजेक्ट पे लगा रखे, ठेके पे हमारे 20 आदमी काम कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम पैसा लेंगे। अब वो ऐसा मॉडल बन गया कि जरूरत ही नहीं आपकी थर्ड पार्टी की, आपके 20 आदमी की जरूरत नहीं, एक आदमी चाहिए मैक्सिमम, और वो हो सकता है वो भी नहीं चाहिए। तो इस वजह से हमारी आईटी कंपनियां रिलेवेंसी पे आ गई कि यार अब मैं क्या करूं। तो एंथ्रोपिक ने ऐसे 4 दिन तक लगातार धमाके किए। एक उसने इसके लिए बनाया पूरी लीगल टर्मिनोलॉजी के लिए, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के लिए। फिर उसने एक इंश्योरेंस के लिए प्रोडक्ट बना दिया। फिर उसने एक वेल्थ मैनेजमेंट का पूरा धंधा ही उसने कहा कि मैं हम अपने हिसाब से चलाऊंगा, आप अपने आप कर लीजिए, उसमें किसी इंसान की जरूरत ही नहीं है, डेटा तो प्रोसेस करना हम तेजी से कर देंगे। वो कर दिया। एक नई कंपनी आई है, मतलब नई नाम बता देना उन लोगों को, एल्गोरिदम होल्डिंग्स। उसने पूरी लॉजिस्टिक्स कंपनी के लिए ऐसा ही मॉडल बना दिया है। तो लॉजिस्टिक्स की यूएस की कंपनियां एक एक दिन में 20-20% गिर गई। दिस काइंड ऑफ डिसरप्शन इज हैपनिंग राइट नाउ इन इंडिया ऑल्सो। अब इस बात को आप माने नहीं रहे हैं कि नहीं साहब ऐसी दुनिया बदल रही है, हम अभी भी थर्ड पार्टी मॉडल पे चलेंगे, तो ये दिक्कत आ रही है कि आपकी रिलेवेंसी खत्म हो रही। क्यों खत्म हो रही? क्योंकि वहां वो असली ब्राह्मण वो लोग हैं जो रिसर्च करके कुछ बढ़िया ले आते हैं और आप फिर उनकी गुलामी करते रहोगे। इससे लड़ना है हमें। अब यहाँ पे थोड़ा दर्शकों को समझे कि एआई क्या है, इतना भूत क्यों है एआई का। साधारण सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि एआई का मतलब है स्पीड। जो काम 10 लोग मिलके 10 दिन में करते हैं, वो काम एक आदमी 10 सेकंड में करेगा। ये है एआई। क्या स्पीड अब आप समझ लीजिए कि क्या होने वाला है। मतलब आपने वो देखी होगी रोबो पिक्चर आई थी जो रजनीकांत वाली, बस उसमें टेलीफोन डायरेक्टरी उसको दी, उसने सारे पन्ने देखे और याद कर लिया। अब आप पूछो मुझसे कौन सा नंबर पूछना, मैं डायल कर देता हूं। ये है एआई। तो इससे आप कैसे लड़ोगे? इससे कोई बेटर प्रोडक्ट बनाओ या इतनी स्पीड तो नीरज जी, अभी तक तो हम तो चाचा चौधरी को पढ़ते थे जिसमें बार बार लिखा होता था कि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। तो अब वो एआई चाचा चौधरी आ गए हैं। अब आप उनसे लड़िए। अब वो रियल में आ गए हैं, वो लोटपोट से निकल के चाचा चौधरी जीवन में आ गए आपके। ये लड़ाई हमने बहुत मिस कर दी है। इसमें एक एडवांटेज है कि ये लड़ाई जहां से भी आप शुरू करोगे ना, तो आप बहुत पीछे नहीं रहोगे, क्योंकि ये इनोवेशन बेस्ड है। आप कहीं से भी खड़ा होकर कुछ नई चीज बना सकते हैं। हर दिन नया दिन है, हर दिन नया दिन है, लेकिन उसके लिए सुबह उठना पड़ेगा आपको। आप सोते रहेंगे तो आपके लिए नया दिन नहीं है, फिर तो दिन बीत गया। तो आप उठिए। ये हमारे यहाँ की असली चिंता है। तो पूरी आईटी इंडस्ट्री से, ऐसा नहीं कि खाली आईटी इंडस्ट्री की दिक्कत आ रही, हर प्रकार का बिजनेस, हर प्रकार का रोजगार, ये सब डेली लाइफ को डिसरप्ट कर देना। भाई टीसीएस ने ऑफिशियली 12,000 लोगों को नौकरी से निकाला था। ऑफिशियल डेटा 12,000 का, लेकिन लोग कहते हैं 50-60 हजार लोगों की छटनी हुई है, और ये एक कंपनी का है। लास्ट ईयर पूरे ग्लोबल कंपनी में 10 लाख लोगों की नौकरी सिर्फ इसी वजह से गई थी।
कि आपका अब काम नहीं बचा है। सो आर वी रेडी टू फाइट दिस फाइट? नो, हम तैयारी नहीं दिख रहे हैं। अब हमारी सरकार ने इस बार बजट में कुछ एआई के लिए किया है। आप सोचिए, मैंने पिछले शो में आपके कहा था कि हमें संसद के अंदर समोसे की लड़ाई की बजाय एक स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए जिसमें केवल एआई पे चर्चा हो। हाँ। हमको ये पता चले कि हमारे देश में सरकार, कॉर्पोरेट क्या सोचते हैं एआई को लेकर के। जो कॉन्फ्रेंस अब हो रही है, वो जो शो तो हम लोगों ने कम से कम 6 महीने पहले किया था, दिल्ली में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसका क्या मायने आप देखते हैं? संसद में तो अभी चर्चा, मोशन मूव करेंगे, अभी तो हम बहुत सारे सब्सटेंशियल मोशन है। देखिए मुझे लगता है ये जो कॉन्फ्रेंस आपके यहाँ हो रही है दिल्ली में, ये कॉन्फ्रेंस इस मायने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है कि एटलीस्ट थोड़ी जागरूकता आएगी और कुछ लोग आपस में टाई अप कर लें तो बहुत अच्छी बात। देखिए एक तरीका होता है, मुझे लगता है कि वो बहुत बेशर्मी वाला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इफ यू कैन नॉट थिंक ओरिजिनली देन कॉपी इट शेमलेसली। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उनके साथ टाई अप कर लीजिए, आप टाई अप कर लीजिए, तो जिससे कि आपका काम जल्दी चल जाएगा। तो इस कॉन्फ्रेंस में मुझे उम्मीद है कि लोग शायद इसमें कुछ करें, अवेयरनेस आएगी, इंडस्ट्री में अवेयरनेस आएगी, कुछ नए लोग पेपर निकाल के लाएंगे, पढ़ेंगे और हमको ये पता चलेगा कि हमारे देश के स्टार्टअप इस दिशा में क्या क्या कर रहे हैं। तो इस लिहाज से मुझे ये कॉन्फ्रेंस बहुत होपफुल लग रही है। मैं तो आ नहीं पाऊंगा, नहीं तो मैं तो खुद ही उसमें आता और सुनता कि लोग क्या क्या सोच रहे हैं, खासतौर पर इंडियंस क्या सोच रहे हैं। उनकी सोच तो मैं रोज दिन भर पढ़ता रहता हूँ, मैं उनसे बिल्कुल सिंक में हूँ कि कल ट्रम्प जी क्या सोचेंगे, लेकिन यहाँ लोग क्या सोच रहे हैं ये मुझे पता नहीं। तो मुझे लगता है ये आप लोगों को सुनाई देगा। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये बताइए कि अभी मैंने सुना कि भारत सरकार भी बजट में भी पैसा रख रही है, कुछ एआई को लेकर कुछ खर्च कर रही है, तो उससे तो दुनिया बदल जाएगी ना हमारी। नहीं, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं? 10-15 हजार करोड़, 50 हजार करोड़ या 1 लाख करोड़? मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं, मोटे तौर मान लीजिए 1 लाख करोड़ भी आप 1 लाख कह रहे हैं। करोड़ रुपए शायद खर्च हो रहा है। तो अगर 1 लाख करोड़ भी है तो मुझे लगता है कि ऊंट के मुंह में जीरा है। आपको मोटे मोटे कुछ फिगर बता देता हूं मैं अंदाजे के लिए। जी। जैसे हमारे एक काम सरकार ने बड़ा अच्छा किया कि वो 2047 तक टैक्स ब्रेक दे दिया है उनको कि अगर आप भारत में डेटा सेंटर लगाते हैं। ये एक अच्छा मूव था, ये हमने बजट में हम लोगों ने चर्चा भी की थी। लेकिन आप ये अंदाजा लगाइए कि यूएस में इस साल अकेले कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एआई पे हो रहा है वो $650 बिलियन है। $650 बिलियन केवल इस साल, जो 1 अभी लाख तक करोड़ खर्चा है। ज्यादा होता है सर। आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो $200 बिलियन मार्केट कैप की। सबसे बड़ी कंपनी के $200 बिलियन, और वो एक हाँ, साल में $650 बिलियन खर्च करेंगे कैपेक्स। केवल कैपेक्स, कंपनी नहीं, केवल कैपेक्स। कैपेक्स से। और वो पिछले हर साल से ऐसे ही करते चले आ रहे हैं। सो आपका 1 लाख करोड़ रुपया में तो कितना हो गया? 9,000 का हुआ तो मतलब $10-15 बिलियन। ये ऊंट के मुंह में जीरा है, लेकिन चलो ना, मतलब कुछ तो है। समथिंग इज बेटर देन थिंग, वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। कुछ तो कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है, सोचा तो कम से कम। लेकिन ये पैसा बहुत कम है और स्पीड, वॉर फुटिंग पे ये काम करना पड़ेगा। क्योंकि अब जिस एंथ्रोपिक की मैं नाम ले रहा हूं, जिसने पूरी दुनिया को हिला रखा है इस समय, वो बहुत छोटी सी कंपनी है और उसने $35 बिलियन रेज किए हैं $350 बिलियन के वैल्यूएशन पे। आप सोचिए, आपका दिमाग घूम जाएगा जब आप स्केल सोचेंगे। तो मैं इसीलिए बहुत उद्वेलित रहता हूँ इस तरह के शोज में कि लोग चाहे तो पढ़ते नहीं यार, आपका दिमाग घूम जाएगा यार, वो चल क्या रहा है। हमारे यहाँ $1 बिलियन पे ऐसा उछलते ही पता नहीं क्या कर लिया उन्होंने। $1 बिलियन मतलब 9,000 करोड़ रुपए कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं है वहां पे मतलब $35 बिलियन, $50 बिलियन फंड रेज हो रहा है। तो उस स्केल पे हमको अगर जाना है, जो उस ब्राह्मणवाद से हमको लड़ना है, एंथ्रोपिक नाम की ब्राह्मण कंपनी से, तो हमें बहुत काम करना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, अब आपको और थोड़ा मैं डराता हूं आज। एक और चीज आपने सुना होगा बहुत हल्के में कि क्वांटम कंप्यूटिंग, जी, क्वांटम, उसमें भी बहुत जोर से काम चल रहा है और 2027-28 में आप बड़ी बड़ी खबरें सुनेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग की। क्वांटम को आप ये समझिए कि जो आज की स्पीड है उसको और आपने 4 चांद लगाएंगे, वो वाली स्पीड हो जाएगी। तो वो इतनी बड़ी स्पीड में काम होगी कि आपके पलक झपकते काम होंगे। बहुत ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स काम है वो बहुत चुटकियों में हो जाएंगे। देखिए अभी अगर किसी को ये शो सुन के मजा नहीं आ रहा हो तो उनको मैं मजे के लिए बता दूं कि अभी विशाल सिक्का का एक इंटरव्यू हुआ है
वो अथॉरिटी है इस विषय में, कृपा करके उनको सुन लें। यही बात जो मैं इतने समय से चिल्ला रहा हूँ विजय जी के साथ, वो उन्होंने वही बात कही, आप उनसे भी सुन सकते हैं कि जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हैं उनको चुटकियों में हासिल कर दिया जाएगा, वो होगा क्वांटम कंप्यूटिंग से। आपकी जो दवा की रिसर्च में 10-10 साल लगते हैं वो घट के 2 साल हो जाएंगे, क्योंकि डेटा ही तो आप प्रोसेस कर रहे हैं ना, बार बार उसी को कर रहे हैं, इसका मतलब ही डेटा प्रोसेस कर रहा है। एग्जैक्टली। तो क्वांटम कंप्यूटिंग आने वाली है बहुत जल्दी, तो आप अभी इसके लिए नहीं तैयार हो, उसके लिए कैसे तैयार होंगे? तो आएगा तो हम देख लेंगे, इस वाली मानसिकता से निकलना पड़ेगा, वरना फिर आप वही, मतलब यहाँ पे भी आप वंचित समाज में रह जाएंगे। देखिए ब्राह्मण तो अमेरिका में रहते हैं सारे दुनिया के, बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ, समझ लीजिए आप कि आप वो असली ब्राह्मण वो हैं जो दुनिया में राज कर रहे हैं, हम पता नहीं कौन सी लड़ाई इधर लड़ रहे हैं। तो इसलिए हमें लगता है इसकी प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए, वरना जॉब लॉसेस होंगी बहुत भयंकर, कि जब हमारा एक आदमी का काम, जॉब लॉसेस से भी ज्यादा कि हम पिछड़ ही जाएंगे ना। पूरी जो बुरी लड़ाई तरीके है, दुनिया की जो लड़ाई है, प्रोग्रेस की जो लड़ाई है, इसको प्रोग्रेस की लड़ाई है, डेवलपमेंट की लड़ाई, उसमें हम पिछड़ जाएंगे ना। करेक्ट, बहुत बुरी तरह पिछड़ेंगे। ये एकदम, इसमें गलतफहमी होनी नहीं चाहिए। और इसमें आप, मैं सरकार से ना, मैं इसमें पूरे देश को दोष मान रहा हूं कि आप लोग प्लीज समझिए, इसमें कोई भी सरकार हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, ये लड़ाई एक की है ही नहीं, ये पूरे समाज की लड़ाई है, और मिल के सबको एक मानसिकता से लड़ना पड़ेगा, वरना आप बहुत पीछे छोड़ जाओगे। इससे पहले की लड़ाइयों में मैनुअल वर्क ज्यादा था, तो आप बहुत धीरे धीरे पिछड़ते थे, ये ऑटोमेशन हो गया है, तो उसमें आप बहुत जल्दी पिछड़ो। वैसे भी बहुत मुश्किल काम होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में, जो टेक्नोलॉजी में भी लगे हुए उनके लिए भी लड़ना मुश्किल काम होता है, उनके भी लड़ना। और आप एक और देखिए, भारत के ही लोग वहां पे ये सब काम कर रहे हैं, ये भी एक बहुत विडंबना देखिए आप एनवीडिया के इंजीनियरों की संख्या निकालिए जो उनके लिए मॉडल बना रहे हैं, उसमें मोर देन 60% इंडियन है। किसी भी कंपनी में आप देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट देखिए, मेटा में देखिए, एंथ्रोपिक में देखिए, या एल्गोरिदम इंक में देखिए, सब में आधे से ज्यादा इंडियन इंजीनियर्स भरे हुए हैं। तो हम कर सकते हैं, माहौल की जरूरत है, इसको एक वॉर फुटिंग पे बढ़ावा देना चाहिए। एक शब्द आपको भी पता होगा, आपके जमाने में, हम लोगों के जमाने में चलता था, ब्रेन ड्रेन का। हाँ। अब वो ब्रेन ड्रेन का शब्द तो हमने भूल ही गए, क्योंकि ब्रेन ड्रेन में एक हमारे लिए कल्प्रिट वाला भाव था। तो फिर हम सोचते थे कि कुछ करना चाहिए। जब हम ये बहस करते थे कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है देश में, तो सरकारों पर एक दबाव होता था कि इसको रोकने के लिए करना चाहिए। अब आज तो हम इसी पर वो गर्व कर रहे हैं कि वहां पर एनवीडिया में, नासा में, फलाना में, ठिकाना में, जो आप भी जिक्र कर रहे हैं कि 60% इंडियन है, ये जो प्राइड फील है वो भी तो हमारे लिए नुकसान वाला है ना। ये तो जिसको कहते ना कि हारे को हरिनाम वाली बात है, जब कुछ नहीं मिला तो आप उन्हीं में प्राइड कर रहे हैं। वो क्या हेल्प कर रहे हैं हमारी? कुछ नहीं कर रहे हैं। वो सत्य नडेला जी क्या भारत के लिए कुछ काम कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं ना, क्यों करें? वो तो अब अमेरिका के लिए काम करेंगे ना यार। देखिए ब्रेन ड्रेन जो हुआ है, इसको कॉन्सेप्ट डेवलप समझ लीजिए। अमेरिका की जो पॉलिसी है, या किसी भी विकसित और खुले समाज की पॉलिसी होती है कि दुनिया का बेस्ट ब्रेन अपने यहाँ लेके आओ। वो उसका कलर, रिलीजन, क्रीड मत देखो, उसका कलर एक ही है ना, कलर रिलीजन एक ही है, इंटेलिजेंस सिंपल है। अमेरिका ने ये अपनी पॉलिसी बना रखी है, उसकी ताकत से विजय जी दो में है। मैं बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं, डॉलर और ब्रेन, उसके अलावा कुछ नहीं है अमेरिका के पास। कुछ नहीं। उसको दुनिया का बेस्ट ब्रेन अपने देश में चाहिए, चाहे वो सोमालिया में पैदा हो, चाहे थाईलैंड में, चाहे भारत में। उसको भारत से अमेरिका ले आओ, या उसको सोमालिया से अमेरिका ले आओ, और अपनी करेंसी चलाओ पूरी दुनिया में। आप उससे लड़ ही नहीं सकते हैं, ये है ब्राह्मणवाद। तो इस तरह से उसने भारत से ब्रेन ड्रेन लिया, और आप रोक नहीं सकते। क्योंकि हम अब फिर दूसरी पॉलिटिकल डिबेट चली जाए, इसलिए मैं उधर जा नहीं रहा हूं, कि जब आप अपने यहाँ के ब्रिलियंट आदमी को रोकोगे नहीं, पैसे नहीं दोगे, फ्रीडम नहीं दोगे, तो वो क्यों करेगा यहाँ काम? तो चला जाएगा। या तो आप बैन लगा दो कि भारत से कोई आदमी कहीं जाएगा नहीं, यही रहेगा। तो ब्रेन ड्रेन आगे भी होता रहेगा, और रोज हो रहा है। हमें इसको समझना चाहिए कि वो जो यही का आदमी जाके उसको महान बना रहा है, हमारे देश को नहीं बना रहा है। आईआईटी का जो क्रीम है वो अमेरिका चला जाता है, आईआईएम को जो क्रीम है वो अमेरिका, सिंगापुर चला जाता है। आपके यहाँ कौन बचता है? मीडियोकर। सॉरी टू से, भाई आईआईटी वाले बुरा मत मानना, लेकिन एक कटु सत्य है ये कि हमारे जो टॉप ब्रेन है वो चला जाता है वहां पे। फिर वहां पे अभी जो परप्लेक्सिटी नाम की एक कंपनी है, उसका क्रिएटर, ओनर, सीईओ सब भारतीय है, अरविंद।
मतलब आप सोचिए, परप्लेक्सिटी इज द टॉप 4 मॉडल फॉर एआई, उसका ओनर इंडियन है। अब वो अमेरिका में रहता है, वो अमेरिकन नागरिक है, उसका एक्सेंट सुनो तो आपको लगेगा ये तो मतलब कई सदियों से रह रहा है। तो हमने खुद ये व्यवस्था बनाई है कि हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो, तो ब्रेन ड्रेन होगा, आप कभी लड़ नहीं पाओगे। आप एक हारी हुई लड़ाई को लड़ रहे हैं आज भी। उस लड़ाई को पलटने के लिए दिमाग खोलना पड़ेगा, वरना आप बुरी तरह हार जाएंगे। और अमेरिका इसी की दादागिरी उसने अभी दिखाई पिछले 1 साल में ट्रंप ने आकर के, कि आप खड़े नहीं हो सकते उसके सामने, वो कर रहा है। सो मेरा पॉइंट ये है कि आपने सही क्वेश्चन किया कि जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसमें प्राइड करने की जरूरत नहीं है, उसको रोकने के तरीके सोचने चाहिए कि अपने देश में लोग ऐसा काम करें और नए तरीके से सोचें। अदरवाइज बहुत दिक्कत आने वाली है, बहुत तरीके की दिक्कत आने वाली है। मुझे तो बहुत चिंता कि हमारा, सबसे बड़ी चिंता मेरी क्या है विजय जी, हमारा देश इस समय युवाओं का देश है। ये एक फैक्ट है कि 28 साल की एवरेज एज के सबसे ज्यादा लोग भारत में, और ये मोस्ट प्रोडक्टिव एज ग्रुप है। इस एज ग्रुप के पास अगर काम नहीं होगा, एआई से 10 का काम 1 होगा, तो बाकी लोग करेंगे क्या? वैसे ही काम कम हो गया, उसके पास रोजगार। तो आपका युवा जिसको उन्होंने एक बहुत अच्छा टैलेंट है वो वेस्ट हो रहा है, उसको कुछ काम ही नहीं, तो वो सिर्फ एज के साथ सीनियर हो जाएगा, तो हम उसका फायदा नहीं ले पाएंगे। इसलिए समय है अभी कि हम बहुत कुछ कर लें तो रियल फाइट में हम आ पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल काम है। अभी मैं फिर से एक पॉलिटिकल लाइन की बात करूं, पार्लियामेंट चल रहे थे, पार्लियामेंट का बजट सेशन चल रहा था। मैं किसी को रेफरेंस की बात नहीं कर रहा, मैं किसी को वो दे रहा हूँ नंबर, लेकिन राहुल गांधी जो एलओपी हैं, उन्होंने डाटा की बात की थी अपने बजट के जो डिबेट में जिसमें हिस्सा लिया, और वो डाटा पावर पर बात कर रहे थे। लेकिन मुझे लगा एक रेस्पॉन्स के तौर पर, मुझे नहीं पता कि सरकार ने कितना उसको सीरियसली लिया, लेकिन कोई उस बात को सीरियसली लिया नहीं। मुझे लगता है जिस तरह से आपने बात की है, मैं राहुल गांधी को कोई वो बड़ा वो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन डाटा पावर पर उन्होंने बजट में बात की है कि भाई क्या कर रहे हैं हम इस पर, डाटा इज पावर। वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे, डाटा इज पावर, और व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट आर वी गोइंग टू डू। लेकिन शायद हम लोग अभी हम किसी दूसरे उसमें तो नहीं जी रहे, दूसरे ऑर्बिट में तो नहीं है मानसिक रूप से। तो मुझे लगता है, देखिए रिलायंस ने तो बहुत पहले ही समझ लिया था कि ऑयल, डेटा इज न्यू ऑयल, ये उनका जुमला था, नारा था उनका। ये जब उन्होंने अपनी पूरी कंपनी खड़ी की तो उन्होंने बोला था कि डेटा इज न्यू ऑयल एंड डेटा इज पावर। जितनी ये नई कंपनियां काम कर रही हैं वो सब डेटा पे तो काम कर रही हैं। तो अगर ये प्रश्न राहुल गांधी ने उठाया तो मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से लेना चाहिए सरकार को। अगर आप, मैं तो कह रहा हूँ कि डिफरेंट ऑर्बिट में, मेरे लिए वो दिन बहुत अच्छा होगा जिस दिन पार्लियामेंट में एआई पे सत्र चलेगा 1 हफ्ते का। मैं बहुत खुश होऊंगा कि मुझे पता चलेगा कि लोग सोच क्या रहे हैं। अभी तो पता ही नहीं चल रहा सोच क्या रहे हैं। कि ये जो एआई समिट भी यहाँ हो रही है, ये भी एक एक्सरसाइज तो है। मुझे नहीं पता हम कितना आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन कोई आपने सोच, पहले आप संकट को समझे तो सही। देखिए मेरा कहना ये, संकट को समझेंगे। एआई की जो समिट है बहुत अच्छी समिट है। मैं मतलब मुझे तो लग रहा है कि साहब मैंने सोचा था इसलिए हो रही है, मैनिफेस्टेशन हो गया है। मैं इतने दिन से सोच रहा था चलो एक समिट हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो लॉ मेकर्स हैं, जो हमारे सांसद हैं, पक्ष विपक्ष सबके, उनको मैं बोलते हुए सुनना चाहता हूं और उनको सुनते हुए मैं देखना चाहता हूं कि एआई पे वो सुने और बोले, क्योंकि लॉ मेकर को ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये गेम चेंजर है वर्ल्ड का। तो राहुल गांधी ने प्रश्न उठाया तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है, उसको सरकार को तवज्जो देनी चाहिए। अरे क्या जाता भाई, 3 दिन आप खाली एआई पे डिबेट कर लोगे तो कौन सा पैसा लग जाएगा भाई। समोसे वाली डिबेट हमारी खत्म हो जाए, उसके बाद हम इस पर भी चर्चा करेंगे। अरे तो खत्म करो भाई, कितने साल तक वो चलेगी समोसे की डिबेट। अब बात आगे बढ़ गई है, अब एआई पे डिबेट होनी चाहिए, डेटा पे डिबेट होनी चाहिए। इस बात में चिंता होनी चाहिए कि भाई हमारी इकोनॉमी को हम आगे कैसे ले जाएंगे, तो उसके तरीके क्या हैं। एआई है, मैन्युफैक्चरिंग है, करेंसी है, जो अलग अलग चीजें हो रही है उस पर देश को जागृत करो भाई। मुझे उस पर इंटरेस्ट है। बिगेस्ट चैलेंज कह रहे हैं, मैं इसको बिगेस्ट थ्रेट के तौर पर देख रहा हूँ। क्या गलत सोच रहा हूँ? नहीं, गलत नहीं है, थ्रेट तो है ही। अगर आप, जब तक आप चैलेंज नहीं मानेंगे तब तक वो थ्रेट रहेगा। जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लेंगे वो चैलेंज हो जाएगा। चैलेंज हो जाएगा। तो अभी तो थ्रेट है क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एक्सेप्ट करते ही वो चैलेंज हो जाएगा और उस चैलेंज को जीत भी सकते हैं। मैं तो इतना विश्वास बना हूं कि भारत लोग जीत सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट तो करो पहले आप। जी, पहले इसको स्वीकार तो करो, पहले स्वीकार करो। देखिए बहुत सारी चीजें विजय जी ना एक साथ हो रही हैं
और उस फ्रंट पे हर आदमी को देखना चाहिए। कंपनीज हमारी अभी भी डिनाइल मोड में थी, मतलब नाम नहीं ले रहा हूं मैं, उस उनके एक्स फाउंडर आके चैनलों पे हम लोगों को सुना के चले जाते हैं। अभी एक ताजी घटनाक्रम ये हुई कि एक फंड मैनेजर ने कुछ बोल दिया उस कंपनी के खिलाफ, तो उन्होंने आके उनको बहुत कुछ सुनाया। ट्विटर पे ही लड़ाई चलती है, तो कागजी शेर हैं लोग, जमीन पे नहीं लड़ते हैं, तो वहां लड़ाई चलती रही। अब ये लड़ाई धीरे धीरे खुल के आएगी और ज्यादा आएगी, क्योंकि लाखों करोड़ की कंपनी है, उसमें जो तर्क देते हैं ना, वो तर्क दम नहीं उन तर्कों में, तो बहुत सारे लोगों के अंदर बेचैनी है। तो ये मुझे पता नहीं कि पूरे कुएं में भांग पड़ी, कोई सोच ही नहीं रहा यार, उस पर बात करो। कोई आपको दोषी नहीं ठहरा रहा कि आपकी वजह से ऐसा गड़बड़ हो गया, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि बाबू चेत जाओ। इसके लिए इंफोसिस टीसीएस जिम्मेदार नहीं कि आई आ गया तो टीसीएस ने कुछ गड़बड़ कर दी। नहीं नहीं, गड़बड़ नहीं किया आपने साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हम तो ये कह रहे हैं कि आप इसमें लग जाओ, आपका धंधा पुराना हो चुका है, अब वो काम नहीं करेगा। ये सिर्फ लड़ाई की बात हमारी आदत रही ना कि अलार्म तो लगाते हैं, लेकिन वो अलार्म केवल इसलिए लगाते हैं कि जब वो बजे तो फिर बंद करके सो जाए दोबारा। एक लाइटर नोट पे बोल रहा हूँ मैं उसका भुक्तभोगी हूँ डेली बेसिस पे। आज भी अलार्म लगा के सोता हूँ मैं 5 बजे, 5 बजे अलार्म के बाद बंद कर दिया, फिर ऐसे आंख बंद किया कि चलो अभी उठते हैं, वो पता लगा अगली बार नींद खुलती है 1 घंटे बाद। तो कई बार मेरे मॉर्निंग शो 1-2 बार छूट गए इस चक्कर में। तो इसलिए भाई अलार्म लगा के उठ ही जाना, फिर मत गड़बड़ करना, वरना फिर सो जाओगे और फिर मैं सो जाएगा। नहीं मतलब उसी स्थिति में हम जी रहे हैं ना, मैंने इसलिए मजाक में इस बात को कहा है कि हम यस, आप लगाते भी है तो केवल बंद करने के लिए लगाते, बंद करने के लिए। इट्स टाइम। और वो अब की बार मिस नहीं कर सकते आप, बहुत पीछे छूट जाएंगे हम लोग, क्योंकि जो चीजें बदल रही हैं उसकी सोच के आप घबरा जाएंगे कि अपने अड़ोस पड़ोस में देखो क्या चल रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। डेली लाइफ में हम लोग यूज कर रहे हैं चीजों को, फिर भी हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, मनी फ्लो बदल रहा है। अभी तो हम लोग किसी डिबेट इस पे करेंगे कि दुनिया कैसे बदल रही है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। यस, मटेरियल पे की लाइफ हो गई, मतलब अभी करेंसी की लाइफ नहीं हो गई है, अब रिसोर्स पे कब्जे की लाइफ चल रही है। रिसोर्स पर हो गया। सो वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट। आप उसमें कहाँ खड़े हो एज ए कंट्री, एज एन इंडिविजुअल कहाँ खड़े हैं आप उसमें, वो रिकॉग्नाइजेशन बहुत जरूरी है। तो सरकार, कंपनियां और इंडिविजुअल, तीनों लोगों को एक साथ सोचना है। अभी अलग अलग नहीं चलेगा कि हम अपनी दुनिया में मस्त है, आप अपनी दुनिया में मस्त है। तो मुझे लगता है कि उस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। ये आपने बहुत अच्छी बात की है, बहुत गंभीर बात भी की है कि इस तरह की बात। और जो ये नियो ब्राह्मणिज्म है, मैं इसको इन्वर्टेड्स में कह रहा हूँ फिर से ब्राह्मण, और इसको इस तरह से भी एरोगेंस में ना लें कि जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मणिज्म है वो करेक्ट, और उसको हम समझ ही नहीं रहे। हाँ, उसको हम समझ ही नहीं रहे, उसको समझ ही नहीं रहे। लेकिन ये बहुत गंभीर बात आपने की है, बहुत चैलेंज भी किया है आपने उस तरह से। और आदतन जैसे कि आप मुझे शर्मिंदा करते हैं हर शो में, आज आप उसमें और कामयाब रहे हैं तो अब देखिए, आदमी जगा रहा तब भी आप उसको सुना रहे। मैं तो कह रहा हूँ कि नए ब्राह्मण जो उधर अमेरिका में है, उनसे लड़ाई लड़नी है मुझे मेटा से लड़ना, मुझे टेस्ला से लड़ना, मुझे एंट्रोपिक से लड़ना, मुझे एनवीडिया से लड़ना है। वो है ब्राह्मण कंपनियां। हम लोग तो इस चिंता को, इस चेतावनी को लोगों को देखना चाहिए, जागना चाहिए। जागने का वक्त आ गया। राइट, बिल्कुल आ गया है। और अब इसमें देर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मतलब वो अब नहीं कर सकते, काफी लेट ऑलरेडी कर चुके हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कि इस पर आपने बहुत बड़े अच्छे से, बहुत गंभीरता से इसको बताया। अब एक बात, हम हमारी जो कहानी करते हैं स्टार्टअप की, उस पर भी बात करते हैं। बिल्कुल, एक बहुत ही मजेदार कहानी है और आपके इलाके की है। हम लोग, मेरे इलाके भी, मैं वहां जब था 2000 से 2004 तक, आप तो काफी पहले से वहां पे, तो हम लोग वहां पे कंचे वाला सोडा पीते थे, है ना, वो बोतल में कंचा रहता है, उसको गिरा के वो सोडा बना। तो एक व्यक्ति है रोहित, जिन्होंने इसको वॉच किया, तो कई शहरों में देखा कि कलकत्ता में भी ये होता था, कोलकाता में, हाँ। तो गोली सोडा बड़ा मजेदार चीज होती थी, बड़ा मजा आता था उसमें। तो उन्होंने देखा कि ये चीज ऐसी है जो कोका कोला इन सब के आने की वजह से पिछड़ गया एकदम। तो 2 रीजन थे, एक तो उसको ठीक से मैनेज नहीं करे थे, और हाइजीन का भी इशू था वो, और जो लॉजिस्टिक्स था उसका एकदम रेडी पैक रखा हुआ, आपने कंचा किया और पी लिया। तो उन्होंने सोचा कि इसको रिवाइव करते हैं। 2022 में उन्होंने कंपनी बनाई जिसका नाम रखा फंटूस गोली सोडा।
और फंटूस गोली सोडा को उन्होंने कॉर्पोरेटाइज कर दिया, एकदम अलग अलग फ्लेवर, एकदम हाइजीन कंपनी की तरीके से उसको चलाया और दुकानों पे ले आए। लेकिन अब इतने बड़े जायंट से लड़ना भी बड़ा मुश्किल काम था कि कोक पेप्सी से आप कैसे लड़ोगे। तो उन्होंने इसको, ड्रिंक्स में, हाँ, लोग जिनके पास ले गए तो उनको एक मॉडल भी दिया कि भाई दो तरह के मॉडल है, एक ये कि आप केवल फ्रेंचाइजी लेके बेचो और अपना मुनाफा कमाओ, दूसरा कि अगर आप करोगे नहीं मैं बेच नहीं पाऊंगा तो फ्रेंचाइजी लेको, सेल भी आप करो। तो उन्होंने उसके लिए भी किया कि वेंडिंग मशीन में लगाऊंगा और सेल का जिम्मा मेरा है, केवल आप फ्रेंचाइजी की कीमत चुकाओ। दोनों मॉडल्स उन्होंने किया और सक्सेसफुली उन्होंने लॉन्च कर दिया। ईस्टर्न पार्ट में काफी सक्सेसफुल हो गया, नॉर्थ में काफी सक्सेसफुल हो रहा है और अब धीरे धीरे इसको प्लान कर रहे हैं। तो इन दो बड़े जायंट के बीच में फंटूस गोली सोडा का जगह बना लेना, बड़ी जो बात आपने आपको लाहौरी जीरा की भी कहानी सुनाई थी, ये सक्सेस स्टोरी है। ये है न्यू ब्राह्मणिज्म को चैलेंज। कोका कोला को गरियाते रहने थोड़े क्या चैलेंज होगा, फंटूस गोली सोडा ने आगे चैलेंज कर दिया। तो रोहित जी अलार्म से जाग गए ना, जाग गए। तो यही तो हम लोग, पूरी डिबेट का मतलब यही है कि आप गाली मत दीजिए, आप आइए और एकदम से लाहौरी सोडा बन जाइए, लाहौरी जीरा बन गया। आप कितने सारे स्नीकर वाली कंपनियां नाइकी को चैलेंज कर रही हैं, आगे एंटर कर लिया आपने, आप प्रयास तो कर रहे हो। जोमेटो ने भी तो एक बहुत छोटी सी कंपनी से प्रयास किया था, तो कोशिश करिए। तो मुझे लगता है ये जो गोली फंटूस की मुझे इसलिए अट्रैक्टिव लगी क्योंकि हमने बहुत गोली सोडा पिया दिल्ली में, मजा आता था। और वो फिज जो है उसकी, वो फिज है और अब अच्छा खासा करोड़ों रुपए के टर्नओवर हो रहा है इसमें और सक्सेसफुली बिजनेस चल रहा है। तो भारत देश बहुत बड़ा है, यहाँ सबके लिए जगह है, ऐसा नहीं खाली कोक पेप्सी के लिए जगह है, यहाँ पे फंटूस के लिए बहुत बड़ी जगह है। वो बन गया, वो ब्रांड बन गया। भारत में एक ये खास बात है कि आपको सबके लिए जगह है, हर स्तर पर जगह है, हर प्रोडक्ट के लिए जगह है, हर प्राइस के लिए जगह है। बिल्कुल और बिल्कुल। उसमें खास बात है कि हम कितने भी आगे बढ़ जाए, नीरज जी एआई का वो पूरा ज्ञान दे दे, लेकिन वो फंटूस सोडा, बोतल वाला सोडा और वो लाहौरी जीरा और वो पानी हमारे साथ चलता ही रहेगा। वो बिल्कुल चलेगा, बल्कि एआई उसको और आगे बढ़ाने में मदद करेगा, इसको मदद करेगा। एआई तो हमारा नौकर है ना, वो तो हमें बताएगा, बेटर बनाने में मदद करेगा। यस। चलिए, बहुत अच्छा है। फंटूस सोडा के लिए भी रोहित जी को भी बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और हम तो चाहते हैं, बात करता हूँ कि मुझे तो अच्छा लगता है कि हर दिन कोई एक ऐसी नई कहानी हो जो सक्सेसफुल हो, जिसके फेज हो, जो आगे बढ़े और ब्राह्मणवाद, जो नया ब्राह्मणवाद है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़के जीते। यस बिल्कुल, मैं इसमें लड़ाई में पूरा साथ हूं मैं उनकी। थैंक यू वेरी मच सर। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और नीरज जी की तरह से जागते रहिए। और अब उन्होंने कहा कि अलार्म को बंद मत किया कीजिए, जाग जाइए।